हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने प्यारे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नर का सिद्धांत। उपसा संयोजन यौगिक लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग IUPAC नाम कैसे किया जाता है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है ना। तो आज इस लेसन की एक महत्वपूर्ण थ्योरी हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि क्या है, वर्नर की थ्योरी, वर्नर सिद्धांत। ठीक ना। देखिए, वर्नर एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका पूरा नाम था अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है ना। अल्फ्रेड वर्नर ने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया और उसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं, वर्नर का सिद्धांत बोलते हैं। यानी कि अल्फ्रेड वर्नर ने सर्वप्रथम उपसा संयोजन यौगिकों के बारे में समझाने का प्रयास किया, उपसा संयोजन यौगिकों के बारे में बताया और उसने अपना एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दिया। उसी सिद्धांत को क्या बोला जाता है, वर्नर का सिद्धांत बोला जाता है। यह पहली ऐसी थ्योरी थी जो उपसा संयोजन यौगिक के बारे में बताने का प्रयास की थी। यानी कि यह एक ऐसा थ्योरी थी, पहली थ्योरी थी बल्कि कह लीजिए, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसा संयोजन यौगिक के बारे में बताने का प्रयास की थी। ठीक है ना। तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अल्फ्रेड वर्नर साहब को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या होता है, ये थ्योरी किसने दिया था, कब दिया था। इसके बाद हम लोग इसका मेन पास्टुलेट देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। पास्टुलेट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्नर थ्योरी का कहना क्या है। ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये सिद्धांत जो है होता क्या है, दिया किसने है। ठीक है ना। देखिए, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वर्नर, क्या नाम था, अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने सन 1893, अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने सन 1893 ईस्वी में दिया था। सन 1893 ईस्वी में दिया था। इसके लिए उनको, यानी कि इस सिद्धांत के लिए उनको सन 1913 ईस्वी में इस सिद्धांत के लिए इन्हें सन 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी दिया गया। नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है ना। तो ये है इस सिद्धांत के बारे में जिसने दिया था। क्या है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने सन 1893 ईस्वी में दिया था। इस सिद्धांत के लिए उन्हें सन 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है ना। यानी कि जो अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक थे, इसने ही सर्वप्रथम उपसा संयोजन यौगिकों के बारे में समझाने का प्रयास किया था। उपसा संयोजन यौगिक क्या होता है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, उसमें या फिर लिगेंड क्या होता है, ये कैसे किसी भी उपसा संयोजन यौगिक में उपस्थित रहते हैं, इनके बीच में बॉन्ड क्या होता है, इस सब के बारे में जो कि डिस्कशन करने का प्रयास किया था सर्वप्रथम अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने। और उसने एक सिद्धांत दिया, उसी सिद्धांत को क्या बोला जाता है, वर्नर का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है ना। इन्होंने अपने सिद्धांत में मेन चीज दो बताई। मेन इसका जो पास्टुलेट है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दो पॉइंट है, दो टॉपिक है। इसने बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो उपसा संयोजन यौगिक होते हैं, वह दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसका पास्टुलेट की अगर हम लोग बात करें, इसके दो पास्टुलेट जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बताया पहले पास्टुलेट में, कि जो उपसंयोजन यौगिक होते हैं वह दो प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। एक होता है प्राथमिक संयोजकता, एक होता है द्वितीयक संयोजकता। ठीक है ना। यानी कि वर्नर के अनुसार
अब यहाँ पे बल्कि आप हेडिंग बना लीजिए, नहीं तो एक काम करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका पास्टुलेट देखते हैं। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि वर्नर सिद्धांत के मुख्य तथ्य, यानी कि जो वर्नर सिद्धांत है उसका पास्टुलेट क्या है। ठीक, तो देखिए उसका जो पहला पास्टुलेट है वर्नर साहब का, वो क्या कहते हैं कि उपसंयोजन यौगिक दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वर्नर के अनुसार जो उपसंयोजन यौगिक होते हैं यह दो प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। अब ये दो प्रकार की संयोजकता कौन कौन सी है उसको यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए उसने क्या बताया कि जो पहली होती संयोजकता प्राथमिक संयोजकता, यानी कि वर्नर सिद्धांत के अनुसार जो उपसंयोजन यौगिक होते हैं वह दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जो कि पहला क्या है, प्राथमिक संयोजकता, जिसको प्राइमरी वैलेंसी बोला जाता है। प्राथमिक संयोजकता जिसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी वैलेंसी बोला जाता है, प्राइमरी वैलेंसी बोला जाता है। अब ये क्या होता है, यह सरल लवण में उपस्थित, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है, यह सरल लवण में धातु की ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि क्या बोला जा रहा है, यह सरल लवण में उपस्थित जो धातु परमाणु होते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करती है कि प्राइमरी वैलेंसी इसकी क्या होगी, कितनी संख्या में होगी। यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी या किस पे डिपेंड करती है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करती है। अब ये केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट यहाँ पे आकर के देख रहे हैं, इसके पिछला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देते चलें। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये जो कोई उपसंयोजन यौगिक लिखा गया है, कोई कंपाउंड लिखा गया है जिसमें ये जो होता है यह भी यहाँ पे, इसी को क्या बोला जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु बोला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यह भी क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, और इसमें भी यह ही आपका केंद्रीय धातु परमाणु है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यह और यहाँ भी यह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्राथमिक संयोजकता में कि ये सरल लवण में उपस्थित धातु की ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करते हैं, जो प्राथमिक संयोजकता होती है। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे यहाँ पे K4FeCN का 6 है, ये कोई कंपाउंड दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजन यौगिक। अब जिसमें देखिए अगर आप यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या, 2। तो यह क्या करता है, जो आयरन यहाँ पे है, यानी कि जो आयरन है यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण स्टेट में है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यहाँ पे ये जो पोटेशियम लगा हुआ है यही क्या है, इसकी प्राथमिक संयोजकता है। यही क्या है, प्राथमिक संयोजकता है। और जो इस केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि यहाँ पे इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो K4FeCN का 6 है, मतलब कि यहाँ पे इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी। अगर आप इसको आयोनाइज करना चाहें, तोड़ना चाहें, तो कैसे टूटेगा, देखिए 4K+ टूटेगा, 4K+, क्योंकि एक K पर एक प्लस का चार्ज है, तो यहाँ पे 4K है, तो हो जाएगा 4K+, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पूरा कंपाउंड है FeCN का 6, इस पर आ जाएगा 4- का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे 4K+ है और यहाँ पे क्या है, इस पर 4- का चार्ज है। अब यहाँ पे ये जो 4K+ है यही क्या है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, यानी कि प्राथमिक संयोजकता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, यह आयनन हो सकती है जिसे बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है उसका आयनन हम लोग कर सकते हैं। यहां पर देखिए इसका आयनन हो गया, ये क्या हो गया, 4K+ हो गया, और यहाँ पे FeCN का 6 4-, यानी कि यही तो है प्राइमरी वैलेंसी, यही तो है इसकी प्राथमिक संयोजकता, इसका यहाँ पे आयनन हो गया है। यानी कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयोनाइजेबल होती है, मतलब कि हम लोग इसका आयनन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए इसका जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये है FeH2O का 6, यहाँ पे क्या है Cl2। अब इसको अगर आप ब्रेक करना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी जो आपका Fe है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। अब यहाँ पे अगर आप इसको आयोनाइज करेंगे तो मिलेगा
H2O का 6, इस पे आ जाएगा 2 प्लस का चार्ज और यहाँ पे 2 Cl का माइनस बन जाएगा। ये भी देखिए Cl माइनस, यहाँ पे भी ये क्या है, आयोनाइजेबल हो गई है, मतलब इसका आयनन हो गया है, मतलब ये भी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। तो पहला पोस्टुलेट इसका यही है कि प्राइमरी वैलेंसी यानी कि जो उपशासनोजन यौगिक होते हैं वह प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्राथमिक संयोजकता रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के ऊपर निर्भर करती है और ये हमेशा कैसी होती है, आयोनाइजेबल होती है, मतलब कि इसको अगर आप जल में डालेंगे तो यह अपने आयनों में जो है कि ब्रेक हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा। जैसे आप NaCl को देखते हैं, Na प्लस और Cl माइनस अपने आयनों में टूट जाता है, KCl को आप देखते हैं तो K प्लस और Cl माइनस में यहाँ टूट जाता है। उसी तरीके से प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, प्लस या फिर माइनस में जो होती है वो सेपरेट हो जाती है यानी कि ब्रेक हो जाती है यानी कि टूट जाती है। बात समझ में आ गई। और इसको हम लोग हमेशा डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, डॉट लाइन है। डॉट लाइन ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग असतत बोलते हैं। असतत का मतलब क्या होता है, रुक रुक कर जो चले, जो रुक रुक कर चले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असतत बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन सतत मतलब जो कहीं पे ना रुके, एकदम सीधा चलता रहे, सपाट चलता रहे, उसमें थोड़ा सा भी स्पेस ना हो, तब उसको क्या बोलते हैं, सतत बोलते हैं। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है यह हमेशा आयोनाइजेबल होती है और इसको हम लोग डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब इसको आप नोट कर लीजिए, पहला पोस्टुलेट जो कि प्राइमरी वैलेंसी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी जो कि क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको द्वितीयक संयोजकता बोला जाता है। तो दो प्रकार की संयोजकता ये प्रदर्शित करेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। पहला क्या है, प्राइमरी वैलेंसी यानी कि प्राथमिक संयोजकता। अब दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे बी जो कि क्या है, द्वितीयक संयोजकता है। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। चलिए अब दूसरा देखिए, जैसे बी यहां पे क्या है, द्वितीयक संयोजकता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वैलेंसी क्या होती है, ये संयोजकता क्या होती है, ये क्या कहती है, उसको अब यहां पे देखते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं, यह उपसंयोजन यौगिक की उपसंयोजन संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक बोला गया है, बात बोली गई है कि यह जो होती है यह उपसंयोजन संख्या पर निर्भर करती है। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी थी, जो प्राथमिक संयोजकता थी, वह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करती थी। लेकिन ये जो है उपसंयोजन यौगिकों की उपसंयोजन संख्या पर डिपेंड करती है, उपसंयोजन संख्या पर निर्भर करती है। बात समझ में आ गई ना। तो उपसंयोजन संख्या क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये आपको पिछले क्लास में बताया गया था। प्लेलिस्ट में जाइए वहां पे, तो वहां पे मिल जाएगा आपको, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पे कि कैसे हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम लिखते हैं, कैसे उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं और कैसे उसमें उपसंयोजन संख्या निकालते हैं, और बहुत सारी टॉपिक है जो कि वहां पे पढ़ाया गया है। तो वहां पे जाकर के आप लोग देख लेंगे तो 100% आपका जो ये लेसन है वो क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है यानी कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है, यह कैसी होती है, यानी कि यह जो होती है वह उपसंयोजन यौगिकों की उपसंयोजन संख्या पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। उपसंयोजन संख्या क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए यही अभी हमने एग्जांपल लिखा था, यहाँ पे Fe H2O का यहाँ पे 6 और यहाँ पे लिखा है मान लीजिए Cl2। यहाँ पे ये देखिए जो H2O कितना है, इसकी जो संख्या है वही क्या कहलाती है, यहाँ पे उपसंयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि कितने लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो लिगेंड है वह कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, वही क्या कहलाती है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, यानी कि उपसंयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 6 H2O है, कितना H2O है, 6 H2O है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वह केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट करेगा, यानी कि दान करेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इसकी जो उपसंयोजन संख्या वो कितनी है, 6। तो यहाँ पे दूसरा पोस्टुलेट में यही बोला गया है कि जो द्वितीयक वैलेंसी होती है यह उपसंयोजन संख्या पर डिपेंड करती है, उपसंयोजन संख्या पर निर्भर करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आ जाइए अब आगे आगे, और इसमें क्या बोला गया है, निर्भर करती है जो पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन तथा उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। ये क्या बोला गया है, यह पॉजिटिव आयन,
नेगेटिव आयन या उदासीन अणुओं द्वारा भी संतुष्ट की जा सकती है। जैसे यहां पे देखेंगे तो ये क्या है, उप सहसंयोजक संख्या जो है, सॉरी जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है, इस पर पॉजिटिव का चार्ज है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पे K4 और यहाँ पे हो जाए Fe, यहाँ पे हो जाए Cn का 6, ये हो जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इस पर निगेटिव का चार्ज है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि कभी कभी यह पॉजिटिव आयन, कभी कभी यह निगेटिव आयन और कभी कभी यह न्यूट्रल यानी कि उदासीन परमाणुओं द्वारा भी यह संतुष्ट की जा सकती है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, इनका आयनन नहीं किया जा सकता। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह क्या बोला जा रहा है कि इनका आयनन नहीं किया जा सकता। इसके पहले जो आपने प्राथमिक संयोजकता देखा था उसमें यह बोला गया था इसका आयनन किया जा सकता है, हम लोग इसको आयोनाइज कर सकते हैं, मतलब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको अगर आप H2 में डालते हैं यह दो प्रकार से टूट जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव में टूट जाता है। बात समझ में आ गई ना? लेकिन यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है यानी जो द्वितीयक संयोजकता है उसका हम लोग आयनन नहीं करा सकते हैं, चाहे कितनों भी उस पर टेम्परेचर प्रेशर लगा डालें। बात समझ में आ गई ना? तो क्या कह रहा है इसमें, यही बोला गया है इनका आयनन नहीं किया जा सकता, इसे सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी थी उसको हम लोग डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि ऐसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे यहाँ पे असतत, एक प्रकार से बोल लीजिए असतत लाइन द्वारा हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन यहां पे हम लोग इसको एक सतत रेखा द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एक सीधी रेखा द्वारा हम लोग इसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि क्या होता है यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी होता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे देखिए, अगर इसको हम देखें तो इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो जैसे यही है, अभी हमने ब्रेक करके यहाँ पे बताया भी था, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इसको ब्रेक कराना चाहेंगे, यही था Fe, यहाँ पे H2O का 6 है, यहाँ पे Cl2 था, इसको अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या बनेगा, यह FeH2O का 6, इस पे आ जाएगा 2+ का चार्ज, और यहाँ पे 2Cl जो है इस पर माइनस का चार्ज। अब यहाँ पे यही जो है यही क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, यानी कि यही क्या है यहाँ पे प्राथमिक, सॉरी ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी कि द्वितीयक संयोजकता है। लेकिन ये क्या है, प्राथमिक संयोजकता है, इसका आयनन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको चाहें कि आयनन कर दें इसका, मतलब Fe और H2 का अगर आप चाहें सेपरेट करना, तोड़ना, तो यह पॉसिबल नहीं होता। यही क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी होता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये वर्नर का पहला सिद्धांत था, पहला पोस्टुलेट था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक जो होते हैं, वह दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पहला क्या होता है, प्राथमिक संयोजकता, जिसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको हम लोग द्वितीयक संयोजकता बोलते हैं। जो प्राथमिक संयोजकता होती है उनका आयनन नहीं किया जा सकता है, और वो क्या करते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या को संतुष्ट करती है। ऑक्सीकरण संख्या के ऊपर निर्भर करती है जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं, यानी कि प्राथमिक संयोजकता होती है, उसका हम लोग आयनन कर सकते हैं और उसको हम लोग डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है यह उप सहसंयोजन संख्या पर निर्भर करती है और इसका आयनन कभी भी नहीं किया जा सकता है, और इसको हम लोग एक सतत रेखा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सतत रेखा द्वारा इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो ये था इसका पहला पोस्टुलेट, जिसमें दो टाइप था, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी का पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट। अब इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम लोग अगला पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए देखिए, अब इसका तीसरा पोस्टुलेट इनका क्या था कि प्रत्येक धातु अपनी प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करती है। यानी कि जो धातु होते हैं वह अपनी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों को क्या करती है, संतुष्ट करती है। ऐसा नहीं होगा कि वो प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करे और द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट ना करे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यानी कि उसमें जो उपस्थित धातु होता है वो हमेशा प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकता को संतुष्ट करेगा। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है, प्राथमिक संयोजकता निगेटिव आयन द्वारा तथा द्वितीयक संयोजकता यानी कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो हमेशा निगेटिव आयन द्वारा, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वह निगेटिव आयनों द्वारा या उदासीन परमाणुओं द्वारा या पॉजिटिव आयनों द्वारा जो है कि संतुष्ट की जा सकती है। जो
प्राथमिक संयोजकता होती है वह निगेटिव आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, कभी कभी पॉजिटिव आयनों द्वारा भी संतुष्ट होगी, ऐसी कोई बात नहीं है केवल निगेटिव द्वारा ही नहीं संतुष्ट होगी, वह पॉजिटिव द्वारा भी कभी कभी संतुष्ट होगी। लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता होती है वह निगेटिव आयन द्वारा भी संतुष्ट होगी, पॉजिटिव आयन द्वारा भी संतुष्ट होगी, और कभी कभी उदासीन परमाणुओं द्वारा, उदासीन अणुओं द्वारा भी वह संतुष्ट किया जाएगा उसको। ठीक, अब अगला इसका पोस्टुलेट क्या है, जब संकुल यौगिकों को जल में घोला जाता है तो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े परमाणु आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करने वाले परमाणु अनआयनिक रहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला जा रहा है कि जब इनको जल में घोला जाता है, जब इनको जल में डाला जाता है, इनको जल में जब घोला जाता है, तो जो प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करने वाले आयन होते हैं, परमाणु होते हैं, वह आयनित हो जाते हैं, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करने वाले परमाणु होते हैं या फिर यौगिक जो होते हैं वो अनआयनिक रहते हैं, मतलब कि वह आयनों में नहीं ब्रेक हो पाते हैं, वह आयनों में नहीं टूटते। लेकिन जो प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करने वाले परमाणु होंगे या आयन होंगे, वह अपने आयनों में जो होंगे वो टूट जाएंगे, यानी कि सेपरेट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये था इसका पोस्टुलेट। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, उसकी ज्यामिति कैसे प्रदर्शित की जाती है। अभी हमने क्या बताया कि वर्नर साहब का क्या कहना था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वह दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। और इसमें हमने अभी आपको बहुत डिटेल से अध्ययन करके बताया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, यानी प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, और द्वितीयक संयोजकता क्या होता है। इसका हम लोग यहाँ पे ज्यामिति देख लेते हैं कि वर्नर साहब का ज्यामिति का क्या कहना था कि कैसे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को कहाँ पे रखेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को कहाँ पे रखेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया? चलिए अब इसकी हम लोग ज्यामिति यानी कि ज्यामिति देख लेते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका हम लोग यहाँ पे ज्यामिति बनाएंगे कि वर्नर साहब के अनुसार जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया उसकी ज्यामिति कैसी होगी। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं Fe, यहाँ पे है एग्जाम्पल जो है CONH3 का 6, क्या है CONH3 का 6 है, यहाँ पे है Cl3। जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, इसका हम लोग को ज्यामिति यानी कि ज्यामिति बनाना है, मतलब इसकी ज्योमेट्री बनाना है, इसकी ज्यामिति संरचना यहाँ पे बनाना है। देखिए ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई है। अब इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन है, Cl3, यानी कि इसमें जो क्लोरीन है यह प्राइमरी वैलेंसी है, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो बंद है, जो बड़े कोष्टक में बंद है, वो क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी कि द्वितीयक संयोजकता। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए हो जाएगा यहाँ पे CO जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद NH3 हमको 6 लगाना है, एक NH3 यहाँ पे, इसके बाद एक NH3 जो है कि यहाँ पे लगा दीजिए, एक NH3 जो है कि यहाँ पे लगा दीजिए, एक NH3 जो है कि यहाँ पे लगा दीजिए। कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप एक NH3 जो है कि यहां पे लगा दीजिए और एक NH3 आप जो है कि यहां पे लगा दीजिए। अब देखिए जरा यहां पे क्या बताया गया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम लोग डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम लोग सतत लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ये हो जाएगा यहाँ पे, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से नहीं बल्कि हम लोग यहाँ पे इसको असतत लाइन से जो है कि इसको हम लोग सतत यानी सतत लाइन से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब डॉटेड लाइन इस पे नहीं लगाएंगे। ठीक, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है यहाँ पे जो कि क्या था, Cl यहाँ पे था, तो एक Cl जो है कि यहाँ पे लगेगा, एक Cl जो है कि यहाँ पे लगेगा, और एक Cl जो है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा NH3 और एक Cl जो है कि यहाँ पे लग जाएगा। ये है इसकी ज्योमेट्री यानी कि इसकी ज्यामिति संरचना, जो कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था CONH3 का 6 और Cl3। यानी इसमें प्राइमरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पे ये आपने देखा, ये हो जाएगा कोबाल्ट,
इसके बाद ये हो जाएगा प्राइमरी वैलेंसी जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो सीधी रेखा में प्रदर्शित किया गया है वो क्या है यहाँ पे NH3, यहाँ यानी कि जो क्या है सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये है वर्नर का सिद्धांत। इस क्लास में हम लोगों ने वर्नर का सिद्धांत बहुत बढ़िया से, बहुत डिटेल से पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जो लोग घर पे बैठ के, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चियां होती हैं जिनको घर की समस्या की वजह से वो कॉलेज या फिर स्कूल नहीं जा पाती हैं, तो घर पे रह करके वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। ठीक, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जहाँ पे भी आप लोग रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।